द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। पहला टॉपिक है हमारा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें हमें यह पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे हुआ था, इसके बेनिफिट क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, सारा चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले पहले यह तो पता चले भैया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो अगर इकोनॉमिक डेफिनेशन देखा जाए ना, तो ये क्या होता है, बिजनेस का स्प्रेड होना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही होता है ग्लोबलाइजेशन? नहीं, इससे क्या होता है, आइडियाज़ का भी स्प्रेड होना, ट्रेड का स्प्रेड होना, माइग्रेशन, मतलब लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए भैया? अच्छे जॉब्स के लिए, अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। और क्या, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब लोग जो है वो अपना जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में जाके इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एंशिएंट टाइम से ही ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और प्रिस्ट, मतलब कि साधु संत वगैरह, ये लोग ट्रैवल करते थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। किस चीज़ के लिए? नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। तो जब ये ट्रैवल करते थे तो कुछ कैरी करते थे साथ में, हाँ, आइडियाज़, स्किल, गुड्स, मनी, इन्वेंशन। इन्वेंशन बोले तो जैसे कि कोई ट्रैवल करता था कोई नया कंट्री, तो वहाँ के लोगों को पता चलता था कि अच्छा अगला कंट्री में कुछ इन्वेंट भी हुआ है। और साथ ही साथ ये लोग क्या कैरी करते थे? जर्म्स, डिजीज, ये सब भी। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है ना, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है हमारा सिल्क रूट। तो चाइना जो है ना, पहले ना एक हब था, मतलब एक सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का। चाइना से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये लोग कनेक्टेड थे, और भी दूसरे दूसरे कनेक्टेड थे कंट्रीज चाइना से। और ऐसा नहीं है भैया कि एक ही सिल्क रूट है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना, बहुत सारे सिल्क रूट है। और सिल्क रूट जो है ना, वो क्रिश्चियन एरा से भी पहले एग्जिस्ट करता था और 15 सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया था। और एक चीज़ याद रखना, 3 चीज़ ट्रैवल करता था सिल्क रूट से। पहला चीज़ चाइनीज पॉटरी और सिल्क। कहाँ से ट्रैवल होता था ये? चाइना से दूसरे दूसरे कंट्रीज में। दूसरा क्या, गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूरोप से कहाँ ट्रैवल करता था? एशिया मार्केट में। तीसरा क्या, रिलीजियस ग्रुप, कौन कौन? क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म, ये लोग भी ट्रैवल करते थे सिल्क रूट से। ठीक है, ये था पहला टॉपिक। अब दूसरा छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है फूड ट्रैवल्स, खाना के बारे में हम देखते हैं। तो जो नूडल्स हम ठूस ठूस के खाते हैं ना, ये इंडिया में पहले नहीं था। कहाँ से आया रे? चाइना से। ठीक है भैया। कॉमन फूड जैसे ये क्या, पोटैटो, चिल्ली, टमाटर, मेज, सोया, ये सब जो है ना, ये यूरोप और इंडिया में पहले से नहीं था। ठीक है, ये ट्रेड रूट के द्वारा ही हमें पता चला है कि आलू वगैरह भी होता है, टमाटर वगैरह भी होता है। तो यूरोप में ना पहले कुछ खाने को ज़्यादा था नहीं। जब उनको पोटैटो के बारे में पता चला, आलू के बारे में पता चला, तो वो लोग ना अब अच्छे से खा पाते थे और ज़्यादा दिन जिंदा भी रहते थे। तो यूरोप का एक कंट्री है आयरलैंड, वहाँ पे लोग इतना डिपेंडेंट हो गए ना पोटैटो पे, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि एक बार जब डिजीज़ जो है, वो जो फसल होता है ना पोटैटो का, उसको बर्बाद कर दिया। तो लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था। ये बात है मिड 1840s का। लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था, तो लोग जो है वो स्टारवेशन से ही मर गए, मतलब भुखमरी से ही मर गए। इसको हम बोलते हैं एरिस फेमाइन। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारा तीसरा छोटा टॉपिक, कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट मतलब होता है कब्जा करना। तो देखो, यूरोपियंस जो है ना, ये डिस्कवर किए थे सी रूट के द्वारा एशिया को और अमेरिका को। कब? 16 सेंचुरी में। ठीक है, डेट याद रखना, 16 सेंचुरी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ पता है यूरोपियंस को? सबसे पहले तो ट्रेड में इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने लगा, इनका ट्रेड जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। दूसरा, ये लोग ना सेटअप स्टार्ट कर दिए कॉलोनीज वगैरह, मतलब दूसरे दूसरे देश में जाके कब्जा वगैरह करना चालू कर दिए। और उस टाइम पे ना अमेरिका के पास बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स था, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स उगते थे उनके पास। तो ये लोग क्या करते थे, मतलब यूरोपियंस क्या करते थे, ये लोग ना फूड और मिनरल्स अमेरिका से लेते थे और दूसरे दूसरे कंट्री ये लोग भेजते थे। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों का जो लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने लगा, लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। मिड 16 सेंचुरी में ये लोग क्या किए थे, एशिया और अमेरिका का सी रूट पता किए थे। मिड 16 सेंचुरी में पोर्टुगीज और स्पेनिश, जो कि कौन है ये लोग, यूरोप के ये लोग,
ठीक है। वो लोग स्टार्ट किए कॉलोनाइज करना अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किए, मतलब वहाँ पे जाके कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। किस चीज़ से? बंदूक का यूज़ नहीं करके भैया, कैसे? डिजीज़ वो लोग जाके इंट्रोड्यूस करा दिए। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा कहानी है, इसको अच्छे से सुनना, मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा क्या है? इंटरेस्टिंग है। यूरोपियंस जो है ना, उनको पता था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, उनके पास पहले ही स्मॉल पॉक्स आ चुका था। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है ना, इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, और चिकन पॉक्स जब आपको एक बार हो जाएगा ना, तो दोबारा होने का चांस बहुत ही रेयर होता है। क्यों पता है? हमारा बॉडी ना एक इम्यून सिस्टम तैयार कर लेता है उसके लिए, कि दोबारा आएगा तो हम लड़ाई करते हैं, टुफ 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 टुफ, ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम मतलब लड़ाई करता है। तो यूरोपियंस को तो पता था कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, तो उन लोग के पास इम्यूनिटी था। लेकिन अमेरिका को घंटा से पता था कि क्या होता है स्मॉल पॉक्स। तो यूरोपियंस ना जाके क्या कर दिए, वहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करा दिए डिजीज़ वगैरह। इससे क्या हुआ, जो डिजीज़ था ना स्मॉल पॉक्स, ये बड़े बड़े होल कम्युनिटी को ही साफ कर दिया। कहाँ पे? बहुत सारे जगह पे अमेरिका में। तो इससे क्या हुआ, यूरोपियंस को बंदूक वगैरह का यूज़ भी नहीं करना पड़ा, और ये लोग आराम से अमेरिकन्स को कैप्चर कर लिए बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखो, 19वीं सेंचुरी तक यूरोप जो है ना, ये सफ़र तब भी कर रहा था पॉवर्टी से, डिजीज़ से, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से। और 18वीं सेंचुरी तक इंडिया और चाइना जो है ना, ये लोग रिचेस्ट कंट्री थे पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। तो चाइना भैया ना, इसको पता नहीं सदमा लग गया, ये अपना रेस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रेड ओवरसीज़ के साथ, मतलब बाहर दूसरे कंट्री के साथ अपना ट्रेड बहुत ही कम कर दिया। और ये आइसोलेशन में चला गया, मतलब जो है सो अपना अलग रहने लगा, ट्रेड वगैरह ज़्यादा नहीं करने लगा। इससे क्या हुआ, चाइना का रोल घट गया। चाइना, मैंने पहले क्या बताया था, एक मेन सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का, लेकिन अब उसका रोल ही ख़त्म हो गया क्योंकि वो ट्रेड ज़्यादा नहीं करता था। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका जो है ना, उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या बताया था, बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स था और बहुत ही ज़्यादा क्रॉप था, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है ना, ये शिफ्ट हो गया। कहाँ से? जो चाइना में था ना, अब वो यूरोप में चला गया। तो यही था हमारा पहला टॉपिक, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। आगे मिलते हैं सेकंड टॉपिक में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब पूरे चैप्टर का जो मेन थीम है ना, वो सेकंड टॉपिक में ही है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। तब तक के लिए धन्यवाद भैया लोग। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, टॉपिक सेकंड है हमारा, द 19वीं सेंचुरी। एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। आते हैं इंट्रोडक्शन पे। हमें पढ़ना है 1815 से लेकर 1914 तक। तो भैया बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे 19वीं सेंचुरी में, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली भी। और जो इकोनॉमिस्ट भैया लोग हैं ना, ये लोग 3 तरह के फ्लो आइडेंटिफाई कर चुके थे इंटरनेशनल एक्सचेंज में, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था वहाँ पे। पहला है हमारा फ्लो ऑफ ट्रेड, जो कि जो एक्चुअली सामान का फ्लो होता था। एग्जाम्पल क्या है, क्लोथ्स, वीट, ये सब। सेकेंड है हमारा फ्लो ऑफ लेबर, बोले तो जो लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह अच्छे जॉब वगैरह के लिए। तीसरा है हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो पहला टॉपिक पे हम आते हैं, टोटल 7 टॉपिक है इसमें। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। जो पहला चीज जो कि यूरोप में हो रहा था, वो ये हो रहा था कि फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है ना, वो चेंज हो रहा था। इसका रीजन ये था कि कंट्री जो है ना, वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती थी फूड में, कि कम से कम बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़े, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये भी थी ना कि 18वीं सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था ब्रिटेन में। तो क्या हुआ, जो लैंडेड ग्रुप्स है ना, वो लोग प्रेशर डालने लगे गवर्नमेंट को कि भैया जो बाहर से सामान आता है ना, उसको बंद किया जाए। तो इससे क्या हुआ, कॉर्न लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि बाहर से जो भी सामान है, मतलब खाने का सामान, उसको बंद किया जाए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि फूड प्राइसेस बढ़ गए, पक्का बढ़ेंगे क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, बाहर से सामान भी आना बंद हो गया, तो फूड प्राइसेस बढ़ गए। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर मतलब होता है जो शहर में रहते हैं, वो लोग चिंता में आ गए क्योंकि फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। वो लोग वापस से गवर्नमेंट को फोर्स किए, बोले कि भैया कॉर्न लॉस को हटाओ जल्दी से जल्दी। तो कॉर्न लॉस को हटाने के बाद हम उसका इफेक्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या उससे हुआ। सबसे पहले ये हुआ कि फूड जो है ना, वो इंपोर्ट होने लगा बहुत ही सस्ते रेट में, जो कि ब्रिटेन प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता था, उससे भी सस्ते रेट में। दूसरी बात, जो ब्रिटिश फार्म है ना, ये लोग कभी कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे जो बाहर से सामान आता था उससे। इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे लैंड जो है ना, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया,
दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। तो लोग जो है वो माइग्रेट करना चालू कर दिए, मतलब दूसरे दूसरे कंट्री वगैरह जाना चालू कर दिए जॉब वगैरह के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा। इससे क्या हुआ, प्राइसेस जो है वो और भी घट गया, और प्राइसेस घटता है तो डिमांड तो बढ़ ही जाता है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो भी हेल्प करने लगे लोगों का इनकम बढ़ाने में, क्योंकि वो लोग फैक्ट्री सेटअप करते थे, वहाँ से लोगों को अर्निंग होता था, तो वहाँ से लोग और भी चीज़ें खरीदते थे। और ये जो डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ रहा था ना कि इसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना लार्ज एरिया को क्लियर किया जा रहा था, ईस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और क्या, रेलवे ट्रैक्स भी बिछाए जा रहे थे। कहाँ से? जहाँ पे फूड एक्चुअली कल्टीवेट होता था वहाँ से लेके पोर्ट तक, मतलब जहाँ से पानी का जहाज जाता है ना वहाँ तक, ताकि फूड आराम से पहुँचाया जा सके। और क्या हुआ, लंदन जो है ना वो एक फिनेंशियल कैपिटल के तौर पे उभर के आ रहा था, तो लोगों ने जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू कर दिया। ठीक है भैया। और क्या हुआ, इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ ही रहा है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। अरे बाबा रे बाबा। तो क्या हुआ, लार्ज स्केल माइग्रेशन होने लगा। लगभग 50 मिलियन लोग जो है ना वो माइग्रेट कर गए यूरोप से। कहाँ? अमेरिका में। किस चीज़ के लिए? जॉब्स के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में तो वैसे भी घंटा से उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे, तो लोग माइग्रेट कर गए। 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड की बात करें ना भैया, तो 150 मिलियन लोग जो है ना वो माइग्रेट कर चुके थे एक जगह से दूसरे जगह पे। 1890 तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने क्या देखा पहला टॉपिक पे, कि ये ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है सो उभर के आ रहा था। हर जगह तो हम लोग खेती खेती का ही बारे में बात कर रहे थे। दूसरी बात, लेबर मूवमेंट हो रहा था, मतलब लोग जो है सो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तीसरा क्या, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि लंदन जो है वो फिनेंशियल सेंटर के तौर पे उभर के आ रहा था, तो लोग जो है सो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। और टेक्नोलॉजिकली भी चेंजेस हुआ, जो कि हम अपना सेकेंड टॉपिक में ही पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ रेलवेज में, स्टीमशिप में और टेलीग्राफ में। रेलवेज तो अभी तुरंत हमने देखा कि जहाँ पे एक्चुअली कल्टीवेशन होता था वहाँ से सी पोर्ट तक कौन सामान ले जाता था, तो भैया रेलवेज ही तो ले जाता था। ठीक है। स्टीमशिप से क्या फ़ायदा हुआ कि अब हम बल्क में गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुँचा पा रहे थे। और टेलीग्राफ से ये फ़ायदा हुआ कि कम्युनिकेशन फास्टर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट। तो 1870 तक जो अमेरिका से यूरोप जो मीट जाता था ना, वो कैसे जाता था? शिप पे डायरेक्टली एनिमल्स को ही चढ़ा दिया जाता था। इससे प्रॉब्लम क्या था? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगता था। दूसरा कि बहुत सारे एनिमल्स या तो मर जाते थे या फिर बीमार हो जाते थे। इसीलिए मीट को एक लग्जरी आइटम माना जाता था यूरोप में। लेकिन हुआ क्या, अब रेफ्रिजरेटर का टेक्नोलॉजी आ गया। इससे क्या हुआ कि अमेरिका में ही मीट को काटा जाने लगा और डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर से भेजा जाने लगा। इससे ये फायदा हुआ कि मीट के जो प्राइसेस है ना वो बहुत ही कम हो गए यूरोप में। तीसरा टॉपिक है हमारा लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन। तो जो ये एक्सपेंशन हो रहा था ना ट्रेड में, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा था यूरोपियंस को। ठीक है। लेकिन इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट था कॉलोनाइज्ड कंट्री में। तो यूरोपियंस उस टाइम पे अफ्रीका को कॉलोनाइज किए हुए थे, तो इसीलिए हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम अफ्रीका का मैप देखें ना, तो बहुत ही स्ट्रेट लाइंस हमें दिखते हैं। इंडिया में हमें नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो स्टेट बांटा गया है ना, वो किस तरह से बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। लेकिन 1885 में क्या हुआ कि कुछ बिग यूरोपियन पावर्स जो है ना, ये लोग मीटिंग किए बर्लिन में, और ये लोग जो है सो अफ्रीका के जो स्टेट है ना उसको स्ट्रेट लाइन बना बना के बांट दिए कि भैया ये तुम्हारा है, ये हमारा है। ठीक है। वो लोग कोई थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए कि वहाँ के लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज, ये सब का। इसीलिए अफ्रीका के जो मैप है ना उसमें हमें स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलते हैं। टॉपिक 4, रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग। सबसे पहले देखते हैं भैया रिंडरपेस्ट क्या होता है। एक तरह का डिजीज होता है जो कि इफेक्ट करता है कैटल को। अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स और मिनरल्स था। जब यूरोपियंस को ये पता चला तो वो लोग आ गए अफ्रीका। किस चीज़ के लिए? माइनिंग और प्लांटेशन करने के लिए। जब वो वहाँ पे पहुँचे ना तो उनको पता चला कि यहाँ पे तो ह्यूज स्कैर्सिटी है भैया लेबर का। ठीक है। जो वहाँ के लोकल पीपल है वो लोग तो काम ही नहीं करना चाहते हैं पैसा देने के बावजूद। अरे बाबा रे। इसका कारण ये था ना कि अफ्रीका का पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्स था, मतलब बहुत ही कम था, और जो लोगों का नीड्स है ना वो आराम से फुलफिल हो जाता था जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसी से।
तो यूरोपियंस ने दिमाग लगाया कि कैसे इनको काम कराया जाए। तो नंबर एक, बहुत ही ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया, जो कि लोग तभी पे कर पाएंगे जब वो लोग प्लांटेशन और माइंस में काम करेंगे। दूसरा, इनहेरिटेंस लॉ को ही चेंज कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया, 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। बोले तो अगर एक आदमी है, उसका 2 बेटा है, जब वो आदमी टपक जाएगा तो उसका सारा जमीन जायदाद एक ही बेटा को मिलेगा। तीसरा, माइन वर्कर्स को ना एक कैंपस में ही रखा जाने लगा, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अब आते हैं अराइवल ऑफ रिंडरपेस्ट, जो ये डिजीज कैसे पहुंचा अफ्रीका में। तो ये पहुंचा लेट 1880s में। ये कैसे आया था, तो ब्रिटिश एशिया से जो हॉर्सेस को इंपोर्ट किया गया था ना, उसी के साथ आया था। रिंडरपेस्ट जो है ना, वो अफ्रीका में गंदे तरीके से फैला और 90% कैटल पॉपुलेशन को साफ कर दिया। अब एक बात याद रखना, अफ्रीकन्स के लिए लॉस ऑफ कैटल मतलब लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। उनका पूरा लाइवलीहुड डिपेंड था कैटल पे। अब उनके पास कोई चॉइस था ही नहीं सिवाय कि प्लांटेशन और माइंस में काम करने के। तो इसी प्रकार से, ठीक है, यूरोपियंस कॉलोनाइज किए अफ्रीकन्स को, क्या करके, डिजीज इंट्रोड्यूस करके। टॉपिक 5, इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर लेबर एक तरह का बाउंडेड लेबर होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लिया जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। पुअर इंडियंस, जो कि कहाँ से थे, मॉडर्न डे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से, ये लोग इंडेंचर लेबर बने थे। और इनको जो है ना कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस, फीजी ऐसे कंट्रीज में भेजा गया था। इंडिया में भी इंडेंचर लेबर था, कहाँ पे, आसाम टी प्लांटेशन में। और जो कंडीशन है ना जहाँ पे इनको भेजा जाता था काम करने के लिए, वो बहुत ही हॉरिबल था और उनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं था। मतलब कि कितना देर काम करना है, कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ डिफाइंड नहीं था। और जो है ना इनको बहुत ही वर्स्ट कंडीशन पे काम करना होता था, मतलब कि हाइजीन वगैरह का किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता था। तब जाके 1900 से इंडियन नेशनलिस्ट, मतलब कुछ जो नेता लोग होते हैं, वो लोग अपोज करना स्टार्ट किए इंडेंचर लेबर को। तब जाके 1921 में इसको बंद किया गया ऑफिशियली। टॉपिक 6, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। शिकारपुर इशरफ और नुट्टू कुटाई, ये लोग कुछ ग्रुप ऑफ बैंकर्स और ट्रेडर्स थे इंडिया में। ये लोग क्या करते थे, ये लोग फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में। इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के बारे में बात करें ना, तो ये लोग भी अफ्रीका पहुंचे थे, जैसे यूरोपियंस पहुंचे थे ना वैसे ही। और ये लोग ट्रेड करते थे अफ्रीका का रिसोर्स पे, मिनरल्स पे। हैदराबादी सिंधी के बारे में बात करें तो ये लोग जो है ना यूरोपियन से भी दूर इनका कब्जा था। 1860 तक ये लोग एस्टैब्लिश कर चुके थे एम्पोरिया। एम्पोरिया मतलब हम बोले तो एक तरह से स्टोर हो जाता है या फिर गोदाम मान लीजिए, वैसा जो है ना। सो जितने भी बिजी पोर्ट्स थे ना ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वहां पे इन लोग स्टैब्लिश कर चुके थे अपना एम्पोरिया। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। पहले क्या होता था कि फाइन कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप में, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, वो लोग फोर्स किए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भैया जो इंडिया से इंपोर्ट आता है ना ब्रिटेन में, इसको बैन कर दो। बैन करने के बाद जो कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता था ना इंडिया में, वो 1800 में 30% था। 1815 आते आते मात्र 15% रह गया। 1870s तक मात्र 3% हो गया। लेकिन 1812 से 1871 में एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, वहां पे मैंने फाइन कॉटन का बात किया है, अब रॉ कॉटन का बात करें तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, 5% से 35% हुआ था। और इसी टाइम पे ना इंडिगो और ओपियम एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम था इंडिया से। ओपियम कहाँ जाता था, तो वो चाइना में जाता था। एक्सपोर्ट तो भैया इंक्रीज हुआ था इंडिया का, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा था। मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटेन से आता था ना, वो ज्यादा था। और एट दी एंड जो है ना ब्रिटेन प्रॉफिट में ही था। तो जो इनकम होता था ना उन लोगों को इंडियन मार्केट से, इसका यूज क्या करते थे वो लोग, होम चार्जेस को पे करने में। अभी हम देखेंगे होम चार्जेस क्या होता है। और ये लोग क्या करते थे, जो इनका और भी कॉलोनीज था ना, यूरोपियंस का कॉलोनीज था, वहां पे भी ये लोग पैसा भेजते थे। अब देखते हैं होम चार्जेस क्या होता है। तो होम चार्जेस होता है पेमेंट करना इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट, जो बाहर का जो कर्ज है ना उसका पेमेंट करना। दूसरा, जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कि इंडिया में थे ना, उनका पेंशन भी पेमेंट होता था यही पैसा से। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक और मिलते हैं आगे। धन्यवाद। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, टॉपिक 3 है हमारा द इंटर वॉर इकोनॉमी।
टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना भैया, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन किया पूरे दुनिया भर में। लगभग 9 मिलियन लोगों का डेथ हो गया और 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो गए। और ज़्यादातर लोग कहाँ से थे? वर्किंग एज से। इससे रिजल्ट क्या हुआ? नंबर ऑफ वर्क फोर्स, मतलब जो लोग एक्चुअली काम करते थे ना, वो लोग डिक्रीज हो गए यूरोप में। और क्या, जो अर्निंग मेंबर है ना भैया फैमिली में, वो भी डिक्रीज हो गया। इससे क्या हुआ? हाउस होल्ड इनकम डिक्रीज हो गया। ठीक है, और क्या हुआ? मेन को फोर्स किया जाने लगा इंगेज होने के लिए वॉर्स में, और वुमेन जो है उनको इंगेज होना पड़ा फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में पहले मेन काम करते थे, अब उनको भेज दिया गया सीमा पे ये सब करने के लिए। तो एट द एंड क्या हुआ? वुमेन्स को ऐसे जॉब करने पड़े जो कि पहले मेल डोमिनेंट माना जाता था, मतलब सिर्फ मेन ही काम कर सकते हैं, वहां पे अब वुमेन्स भी काम कर रही थी। आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रिटेन जो है ना, वो बोरो किया पैसा यूनाइटेड स्टेट्स से अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, अब यूएस के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। यूएस जो है ना, खुद को ट्रांसफॉर्म किया इंटरनेशनल डेबिटर, मतलब जो कंट्री खुद कर्ज में था पहले, वो खुद को ट्रांसफॉर्म किया इंटरनेशनल क्रेडिटर में, मतलब अब दूसरे कंट्री को पैसा दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ ब्रिटेन को दे रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये तो हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये है हमारा टॉपिक 1। सेकेंड टॉपिक है हमारा पोस्ट वॉर रिकवरी। कुछ बैकग्राउंड कहानी बता देता हूँ। ब्रिटेन जो है ना, पहले पूरा इंडियन मार्केट पे उसका कंट्रोल था, लेकिन जब ब्रिटेन भैया अपना बिजी थे वॉर में, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हुई इंडिया और जापान में। ठीक है, जब ब्रिटेन वापस आया वॉर ख़त्म होने के बाद इंडियन मार्केट को कब्जा करने के लिए, तो वो कर ही नहीं पाया। और हमने एक अच्छा सा डायलॉग चिपकाया कि भैया पतली गली से निकल लो, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज उस टाइम तक काफ़ी डेवलप हो चुका था। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे जापान से, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी डेवलप हो चुके थे। एट दी एंड ब्रिटेन जो है वो सिर पकड़ के रो रहा है कि भैया क्या हो गया। वो लोग पूरा कर्ज में डूब चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स से, क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने ये देखा कि वो लोग पैसा लिए थे यूनाइटेड स्टेट्स से फाइनेंस करने के लिए वॉर को। वॉर के टाइम क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ डिमांड गुड्स का। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक बूम हुआ ब्रिटेन में, मतलब नए नए फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रहे हैं ताकि डिमांड को फुलफिल किया जा सके। जब वॉर खत्म हुआ तो डिमांड पूरी घट गया। लगभग 20% ब्रिटिश वर्कर जो है ना, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास कुछ काम ही नहीं है करने को। वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप है ना, वो मेजर सप्लायर था भैया वीट का, लेकिन जब वो लोग वॉर में बिजी था तब जाके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है सो एक लीडिंग सप्लायर ऑफ वीट के तौर पे इमर्ज हुआ। जब वॉर खत्म हुआ तो ईस्टर्न यूरोप जो है सो वापस से स्टार्ट कर दिया सप्लाई करना वीट का। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वीट जमा हो गया, और मिला जुला के क्या हुआ, प्राइस उसका बहुत ही ज़्यादा घट गया। इससे ये खराबी ये हुआ कि जो किसान इतना मेहनत से वीट का प्रोडक्शन करते थे, उनको कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है उनका। टॉपिक 3, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो थोड़ा देर पहले हमने ये देखा था कि यूएस भी ना खुद कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था और इंटरनेशनल क्रेडिटर बन चुका था, मतलब एक ऐसा कंट्री जो कि दूसरे कंट्री को लोन वगैरह दे रहा है। तो भैया कैसे हुआ ये, वही हमें समझना है। तो जो वॉर है ना, उससे सारी कंट्रीज इफेक्ट हुए थे, लेकिन जो यूएस का इकोनॉमी है वो सबसे जल्दी रिकवर हुआ था। इसका जो मेन कारण है वो था 1920s के टाइम पे मास प्रोडक्शन का आना। मास प्रोडक्शन कौन लाए थे? हेनरी फोर्ड, जो कि थे फोर्ड मोटर्स के फाउंडर। ये पायनियर थे मास प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज के लिए। मास प्रोडक्शन से क्या होता है? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, मतलब जल्दी जल्दी काम होता है, एफिशिएंटली काम होता है। दूसरी बात, इससे प्राइसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कोई प्रोडक्ट का। अब क्या हुआ, क्योंकि फैक्ट्रीज आ गए थे तो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो वर्कर्स भी अब पैसा कमाना चालू कर दिए थे। भैया लोग अब पैसा कमाने चालू कर दिए तो डिमांड भी उनका बढ़ गया। इसीलिए कार प्रोडक्शन जो कि 1919 में 2 मिलियन था, वही 1929 में लगभग 5 मिलियन के आसपास पहुंच गया था। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ वाइट गुड्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं वाइट गुड्स का क्या होता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब। तो भैया प्रोडक्शन ऑफ वाइट गुड्स बहुत ही तेजी से हो रहा था। और क्या,
जो हाउसिंग है ना, मतलब लोग अपना घर वगैरह बना रहे हैं, वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसके कारण यूएस इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा था। और क्या, अमेरिका में जो अमीर अमीर लोग हैं ना, वो लोग लोन देना चालू कर दिए थे दूसरे कंट्री के लोगों को। इससे क्या हुआ कि यूएस जो है ना, वो लार्जेस्ट ओवरसीज वेंडर के तौर पे उभरा था। और क्या, यही लोग हेल्प किए थे यूरोपियंस को रिकवर करने में, क्योंकि यूरोपियंस जो है वो वार में इन्वॉल्व हुए थे, गंदे तरीके से पिट चुके थे, तो यही लोग रिकवर कराए थे। और क्या, जो यूएस वाले हैं ये लोग वर्ल्ड ट्रेड को भी बूस्ट करके रखे थे लगभग 6 साल के लिए, नेक्स्ट 6 साल के लिए। टॉपिक 4, द ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहले समझते हैं भैया डिप्रेशन क्या होता है। ये होता है स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 1920s में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, जो प्राइसेस है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो बहुत ही कम हो गया। फार्मर्स को लगा कि भैया कुछ तो कमाना पड़ेगा, बहुत ही कम कमा रहे हैं, तो वो लोग और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चालू कर दिए, जिससे और क्या हुआ, और ज़्यादा प्राइसेस गिर गया। कोई भी सामान खरीद नहीं रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गोदाम में रखा रखा सड़ रहा था और कोई बायर ही नहीं था। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है ना भैया, वो लोग डिपेंडेंट थे यूएस के लोन्स पे, क्योंकि यूएस बहुत सारे कंट्रीज को लोन दे रखा था। अब हुआ क्या कि जो वेंडर है ना, वो लोग परेशान हो गए, मतलब जो एक्चुअली में लोन दे रखे थे ना, वो लोग जब एग्रीकल्चर का कंडीशन देखे कि इतना बुरा हाल है, तो वो लोग भी परेशान हो गए। तो वो लोग जो है सो लोन्स को वापस लेने लगे। 1928 में यूएस का लोन जो है ना, वो लगभग $1 बिलियन था। वही एक साल के अंडर अंडर जब लोग विड्रॉ करने लगे लोन्स को, तो $1/4 बिलियन हो गया। ठीक है, तो जो विड्रॉ किया ना यूएस लोन्स को, इससे बहुत सारे कंट्रीज को इफेक्ट पड़ा। और क्या हुआ, यूरोप में बहुत सारे बैंक, बहुत सारी करेंसीज जो है ना, वो लोग कोलैप्स कर गया। एग्जाम्पल अगर हम ले एक करेंसी का, वो है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये भी क्रैश कर चुका था। एग्रीकल्चर मार्केट जो है ना लैटिन अमेरिका का, वो बुरे तरीके से इफेक्ट पड़ा था। और यूएस जो है वो पूरा कोशिश किया अपना इकोनॉमी को बचाने के लिए। उसने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटीज को दुगना कर दिया। मतलब कोई कंट्री अगर यूएस में कुछ बेचना चाहती है तो उसको दुगना इंपोर्ट ड्यूटीज देना पड़ेगा। लेकिन तब भी डिप्रेशन छोड़ा नहीं यूनाइटेड स्टेट्स को। हुआ क्या, जो प्राइसेस है ना सारा गिरने चालू हो गया। यूएस के जो बैंक है वो सारा लोन जो दे रखे थे ना, सारा को वापस लेने लगा। और क्या हुआ, जो हाउस होल्ड इनकम है ना, वो बहुत ही कम हो गया। तो बहुत सारे लोग जो है ना उस पोजीशन में नहीं थे कि वो लोग रीपे कर पा रहे थे लोन्स को, जो वो लोग ले रखे थे ना घर बनाने के लिए या फिर वाइट गुड्स वगैरह के लिए, वो लोग रीपे ही नहीं कर पा रहे थे। डिप्रेशन और क्या किया, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। और क्या, जो बैंक है ना वो लोग अपना लोन्स कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग दे ही नहीं पा रहे। अब खूब से खूब मार पिटाई हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं रहा, लोन्स तो नहीं मिल रहे बैंक को। एट दी एंड क्या हुआ, लगभग हजारों की संख्या में यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक जो है ना वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए, मतलब कुछ भी पैसा नहीं बचा उनके पास। 1933 में लगभग 4000 बैंक जो है वो बंद हो चुका था। और वही 1929 से 32 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनी बंद हो चुका था। ये बहुत ही बुरा वक्त था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो हुआ क्या आगे, सब बैठ के आराम से रो रहे थे कि भैया की हो गया। लेकिन रिकवरी हुआ, जो इकोनॉमिक रिकवरी है ना वो चालू हो गया 1935 के आसपास से। हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहले समझते हैं कि भैया डिप्रेशन क्या होता है। ये होता है स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कोई अच्छे से कमा नहीं पा रहा है, किसी का दुकान नहीं चल रहा है, ट्रेड वगैरह कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो जो डिप्रेशन है ना वो इंडियन इकोनॉमी को भी हिट किया था। 1928 से 34 तक बात करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है वो नियरली हाफ हो चुका था। और जो हमारे वीट के प्राइसेस है ना वो 50% तक गिर चुका था। लेकिन ये प्राइसेस कम होने के बावजूद उस टाइम की जो गवर्नमेंट है ना, जो कि कौन था, अंग्रेज वो लोग तब भी डिमांड कर रही थी रेवेन्यू फार्मर्स से। और जो उस टाइम के ना जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो फार्मर्स ही थे। फार्मर्स को फोर्स किया जाता था रेवेन्यू पे करने के लिए, उनका सेविंग से या फिर ज़मीन बेच करके या फिर ज्वेलरी वगैरह बेच करके।
तो इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था प्रीसियस मेटल्स का इसी टाइम पे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हैं वो लोग किसान से ज्वेलरी वगैरह ले लेते थे एज अ रेवेन्यू और वो लोग बाहर एक्सपोर्ट करते थे। डिप्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ अर्बन डवेलर्स के लिए, मतलब जो इंडिया में जो शहर में रहते थे ना उनको तो भैया बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट है ना सारा का प्राइस गिर रहा था। और जो अर्बन ड्वेलर्स है और जो सैलरीड पीपल है ना, इन लोगों के लिए तो मस्ती हो गया था, क्योंकि इनका लाइफ बहुत ही आसान हो गया था, सारा चीज़ सस्ते में मिल रहा था। तब जाके जो नेशनलिस्ट लीडर्स है ना ये लोग प्रेशर किए गवर्नमेंट को, तो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन बढ़ा और क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडस्ट्रीज में तेजी से बढ़ना चालू हुआ। तो यही था हमारा इंटर वॉर इकोनॉमी। आगे का जो वीडियो है ना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उस पर जरूर ध्यान देना और एक बार एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना। धन्यवाद। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, टॉपिक 4 है हमारा रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। इसमें हमें ये देखना है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, 2 हुआ था, इसके बाद जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ ना उसको कैसे रीबिल्ड किया गया, रिस्टोर किया गया। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इसमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं हमें। पहला टॉपिक है हमारा द पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। देखते हैं पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना वो बहुत ही डिफरेंट था अर्लियर वॉर से, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह से। इसमें क्या हुआ था कि ज़्यादा सिविलियंस का डेथ हुआ था देन दी आर्मी या फिर सोल्जर। ठीक है, ज़्यादा आम लोगों का डेथ हुआ था। दूसरी बात, जो सिटीज़ है ना भैया उनको ऐसा धजिया उड़ाया गया था ना कि सिटीज़ हम पहचान ही नहीं पा रहे थे कि वो वही सिटी है जो पहले हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल जो यूएस है ना वो जाके एटम बम गिरा दिया था, कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना वो बहुत ही मास डिस्ट्रक्शन किया था। वो जो रिकवरी हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो इन्फ्लुएंस था 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर से। पहला नंबर में जो यूएस है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, वो इमर्ज किया था एक डोमिनेंस कंट्री, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, मिलिट्री पावर में भी। कहाँ पे, वेस्ट में। सेकेंड था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं। वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एग्रीगियन इकोनॉमी से वर्ल्ड पावर में। एग्रीगियन इकोनॉमी मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जो कि ट्रेड करता है किस चीज़ में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह में। वो खुद को एग्रीगियन इकोनॉमी से एक वर्ल्ड पावर बना चुका था। तो अब हमने क्या देखा है कि ईस्ट में किसका बोलबाला चल रहा है, यूएसएसआर का। वेस्ट में किसका बोलबाला चल रहा है, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके कारण जो हमारा रिकवरी है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो इन्फ्लुएंस हुआ था। तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे ना उस टाइम के, वो लोग एक जगह बैठे और डिस्कस किए कि अब हम लोगों को काम करना है पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए। मतलब जो हमारा वॉर हो गया ना उसके बाद सब चीज़ को नॉर्मल कैसे करना है उसके लिए काम करना है। तो वो लोग फोकस किए थे 2 मेन ऑब्जेक्टिव पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है, इसीलिए ध्यान देना यहाँ से। पहला नंबर में है प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टर्म है ना, ये इकोनॉमिस्ट के हिसाब से क्या होता है कि मास प्रोडक्शन भी होना चाहिए और मास कंजम्पशन भी होना चाहिए। मतलब बहुत सारा संख्या में प्रोडक्शन भी होना चाहिए और बहुत सारा संख्या में कंजम्पशन भी होना चाहिए। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। समझते हैं दोनों पॉइंट को अच्छे से। तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या बताया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक और चीज़ बताया कि मास प्रोडक्शन जो है ना उसका कोई फायदा ही नहीं है अगर मास कंजम्पशन नहीं होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मास कंजम्पशन को बढ़ाना है। अब भैया मास कंजम्पशन कब हो पाएगा, जब स्टेबल इनकम होगा। मतलब लोगों को पता होगा कि वो हर महीने इतना कमा सकते हैं, या फिर एक स्टेबल इनकम हो। स्टेबल इनकम कब होता है लोगों का, जब उनके पास स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब एक नौकरी जब होता है तभी तो हमको पता चलता है कि हमें पता रहता है कि हम कितना कमाएंगे। सो तो यही था हमारा पहला पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब हो पाएगा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। अब इंडस्ट्रियल वर्ल्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज वगैरह ही थे जहां पे लोगों को नौकरी वगैरह मिलती थी। ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड शुड बी वेल रेगुलेटेड। मतलब जो और भी कंट्रीज है ना उनसे अच्छा लिंक बना के रखना है, जिससे फायदा क्या होगा, जो हमने 3 फ्लोज पढ़ा था ना, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ लेबर, ये सब बना रहेगा। हमने 2 ऑब्जेक्टिव देखा। ठीक है, इसको फुलफिल करने के लिए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था।
एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNMFC। ये हुआ था जुलाई 1944 को एट ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्सपेयर USA में। जो ये ब्रिटेन वुड्स है ना, इसका दो इंस्टीट्यूट था, एक का नाम था IMF, दूसरा का नाम था भैया वर्ल्ड बैंक। आगे देखते हैं। जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो उससे स्टैब्लिश किया हुआ था, मैंने क्या बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, इसका मेन काम क्या था, ये किस चीज को डील करता था? इसका मेन काम था एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफेक्ट्स ऑफ इट मेंबर्स। मतलब क्या कि कोई कंट्री में अगर कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, कहीं पे अगर कम हो गया, सारा चीज़ को बैलेंस करने के लिए IMF स्टैब्लिश किया गया था। और दूसरा हम देखते हैं द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसको प्यार से हम लोग वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, उसको भी सेटअप किया गया था। इसका मेन काम क्या था? टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कहीं पे कोई वॉर वगैरह हो गया, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन करना है ना, रिकवरी करना है ना, उसको फाइनेंस करता था ये वर्ल्ड बैंक। तो IMF और वर्ल्ड बैंक को हम लोग रेफर कर सकते हैं एज ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, क्योंकि दोनों वहीं से आया है। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, ये लोग ऑपरेट करना स्टार्ट किए थे 1947 से। जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ना, उनमें जो डिसीजन होता था ना, उस पे वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था। और बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, उसके पास तो वेटो पावर भी था। कोई अगर डिसीजन उनको अच्छा नहीं लगा तो वो लोग डायरेक्ट बना कर सकते हैं। तो ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम था ना, इट वॉज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज। बोले तो डॉलर को स्टैंडर्ड माना गया था। कैसे फिक्स किया गया था? $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। और जो जितने करेंसीज थे ना, सारे को लिंक कर दिया गया था डॉलर के हिसाब से। एक एग्जांपल देता हूं। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हुए अगर फिक्स कर दिया गया कि भैया $1 होगा 50 रुपया, तो वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कभी $1 होता है 65 रुपया, $1 कभी 70 भी चला जाता है। ठीक है, ये तो मतलब चेंज होते रहता है। तो जो अभी हम फॉलो करते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो बाद में हम यही देखेंगे कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है ना, इसको हटा दिया गया था। और यही था हमारा टॉपिक 1। सेकेंड टॉपिक, द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। जो हमारा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, वो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था जब किसी को हवा भी नहीं लग रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो कैसे रहा है। ये स्टार्ट हुआ था वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन में और जापान में। 1950 से लेकर के 1970 तक जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, वो एनुअली 8% से बढ़ रहा था। और जो इनकम है ना इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में, वो लगभग 5% से बढ़ रहा था। तो यही हमें देखने को मिलता है कि 1950 से लेकर 1970 तक एक स्टेबल नेचर का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। टॉपिक 3 है हमारा डी कॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 20 साल के आसपास बहुत सारे कंट्रीज जो कॉलोनाइज थे, मतलब जिन पे किसी और कंट्री का कब्जा था, अब वो लोग धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे और नए नए नेशन बन रहे थे। लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था इकोनॉमिक ट्रबल। और इकोनॉमिक ट्रबल इसलिए होता है क्योंकि सारे कॉलोनाइज्ड कंट्री के पास एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर इंडिया में बात करें तो जब अंग्रेज यहाँ से गए थे ना, तो पूरा कंट्री को खोखला करके गए थे। वैसे ही सेम सिचुएशन ये नए नए कंट्रीज के पास था। और शुरुआती तौर पे ना जो ब्रिटेन वुड्स है, ये भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था जो डिमांड्स थे ना नए नए नेशंस का कि भैया हमें भी कुछ हेल्प कर दो, ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था। और दूसरे तरफ जो यूरोप है और जो जापान है, जो कि ये लोग भी वर्ल्ड वार में शामिल थे, ये लोग अपना इकोनॉमी को तुरंत ही रीबिल्ड कर लिए और ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए IMF और वर्ल्ड बैंक से। बोले भैया हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ना, इनके ऊपर कंट्रोल था कॉलोनियल पावर्स का। कॉलोनियल पावर कंट्रीज कौन थे? जो कि किसी और कंट्री के ऊपर कब्जा करते थे। तो ये जो नए नए कंट्रीज जो कि अभी तुरंत इंडिपेंडेंट हुए थे ना, इनको वापस से डर था कि कहीं भैया फिर से ये लोग हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले। इसीलिए ये लोग क्या किए, एक ग्रुप बनाए, खुद को पहले ऑर्गेनाइज किए और एक ग्रुप बनाए जिसका नाम था G77। G77 का कुछ डिमांड था। पहला ये कि एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आए। ऐसा नहीं कि भैया सारा चीज़ वर्ल्ड बैंक और IMF बैठ के डिसाइड कर रहा है। ये बोल रहे थे कि कुछ हमारे बारे में भी सोच लो। दूसरा ये
कि इनको अपने जो कंट्री के नेचुरल रिसोर्स है ना उस पर कंट्रोल चाहिए था। ऐसा नहीं कि अगला दिन कोई नया कंट्री आए और इनका कंट्री से लूट के ले जाए। तीसरा, इनको जो है सो डेवलप्ड कंट्रीज़ में मार्केट का एक्सेस चाहिए था ताकि ये सामान वगैरह बेच सके वहाँ पे। तो ये कुछ डिमांड थे G77 के। लास्ट टॉपिक है हमारा एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1960 ऑनवर्ड से क्या हुआ, जो यूएस है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, उसका फाइनेंस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक होने लगा। इसका मेन रीज़न ये था कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट। बोले तो जो यूएस है ना वो बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे उन कंट्रीज़ में कॉस्ट बढ़ने लगा। और जो डॉलर को ये लोग स्टैंडर्ड बना के चल रहे थे ना, वो डॉलर खुद का वैल्यू ही फिक्स नहीं रख पा रहा था इन रिलेशन टू गोल्ड। गोल्ड के रिलेशन में क्या था, $35 इज इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड, लेकिन वो डॉलर का वैल्यू ही कभी फिक्स नहीं हो रहा था, कभी ऊपर चला जा रहा था, कभी नीचे चला जा रहा था। इसीलिए ब्रेटन वुड्स का जो सिस्टम था ना, फिक्स एक्सचेंज रेट, वो खत्म हो चुका था। एक नया सिस्टम इमर्ज हुआ जिसका नाम था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं। अभी क्या होता है, $1 कभी 60 रुपया, कभी 63 रुपया, कभी 65, कभी 70 भी चला जाता है। तो क्या कोई बैठ के डिसाइड करता है क्या कितना आज होगा? नहीं, वो डिपेंड करता है मार्केट का डिमांड और सप्लाई में। जैसे जैसे डिमांड ऊपर नीचे होता है वैसे वैसे डॉलर और रुपीस भी ऊपर नीचे होते रहता है। अब एक छोटा सा बुरा कहानी सुन लेते हैं। फ्रॉम मिड 1970s जो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम था ना, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। पहले क्या होता था, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वो लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाते थे फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब अगर उन लोगों को पैसा वगैरह चाहिए था तो वो लोग डायरेक्ट जाते थे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब उन लोगों को फोर्स किया जा रहा था, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स किया जा रहा था टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब ये लोग प्राइवेट वाले हैं तो सबसे पहले तो अपना फ़ायदा देखेंगे, जिसके कारण क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, मतलब बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो लोग जो है सो गंदे तरीके से कर्ज में डूब गए थे। और क्या हो रहा था, लोगों का इनकम बहुत ही कम था, पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जिसका जो मेन एग्जाम्पल है ना उसका है अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिका, ये लोग बहुत गंदे तरीके से इस चीज़ में फंसे थे। और चाइना के बारे में बात करें तो चाइना जो है ना वो खुद को अलग कर लिया था वर्ल्ड इकोनॉमी से। कब से पता है, जब उसका रिवॉल्यूशन हुआ था ना 1949 का, उसके बाद से वो खुद को अलग कर लिया था। और फिर चाइना जो है ना वो गंदे तरीके से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक मतलब यार, बाउंस बैक ना वो विवेक बिंद्रा सर है ना, मोटिवेशनल स्पीकर, वो यूज़ करते हैं। बाउंस बैक मतलब जो मुझे समझ में आता है कि खूब सारे एनर्जी के साथ वापस आना। वैसे ही चाइना जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पे वापस आया था। इसका मेन रीज़न था कुछ नए नए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाया था चाइना। दूसरा, वहाँ पे बहुत ही लो वेजेस था। और क्या हुआ, कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ना वो लोग आज़ाद हो गए, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए, और वो लोग वर्ल्ड इकोनॉमी में शामिल हुए। तो अब हम बात करने वाले हैं एमएनसीज के बारे में, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं ना जहाँ पे वेजेस बहुत ही कम थे। फॉर एग्जांपल चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये सब। अब देखो, एमएनसीज को क्या चाहिए, फ़ायदा। इसीलिए जो एमएनसीज है ना उनके लिए प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन गया लो वेजेस कंट्री। फॉर एग्जांपल क्या, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर कोई यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में आके कॉल सेंटर खोलता है ना, तो उसको कम पैसे देने होंगे इंडियंस को। क्यों? क्योंकि जो वेजेस है ना इंडियंस का वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू यूएस। यूएस में उसको ज़्यादा पैसा देना होता है। इसीलिए जो है ना एमएनसीज को क्योंकि पैसे बचाने होते हैं तो वो इंडिया में आके कॉल सेंटर वगैरह खोलते हैं, तो उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। लास्ट 2 डेकेड से, मतलब लगभग 20 साल से आसपास से, बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है ना वो लोग बहुत ही रैपिड रेट से ग्रो किए हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब।
और ये जो एमएनसीज है ना, यही लोग ना ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किए थे। जो मैंने बोला था ना, बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यही लोग स्टार्ट किए थे। कैसे पता है? ये लोग पहले जैसे वेस्ट में ये लोग थे, इनका कंसंट्रेशन वेस्ट में था। वहाँ से इनको पता चला कि भैया अगर ईस्ट जाएंगे, मतलब अगर इंडिया चाइना वगैरह जाएंगे तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे लो वेजेस कंट्री है वो। तो वो लोग वहाँ से इधर फ्लो किए ना, जिसके कारण क्या हुआ कि ट्रेड फ्लो स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो एमएनसीज है ना, वही लोग स्टार्ट किए थे ग्लोबलाइजेशन को। तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक। ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया।